हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। क्लास 10th की सीरीज़ में कल हमने पढ़ लिया था जनन क्या होते हैं, उसके प्रकार क्या क्या हैं और कौन किसे पाया जाता है। आज हम पढ़ लेंगे पौधों में जनन कैसे होता है और इनके कौन कौन से अंग होते हैं। तो सबसे पहली बात कि पौधों में जनन, ठीक, इसके जनन अंग कौन है। तो फूल जो होता है वही पौधों में क्या है, जनन अंग होता है। फूल का मुख्य कार्य होता है, दो होता है। पहला प्रजनन करने के लिए यानी नए फूल का निर्माण करने के लिए, दूसरा फल का निर्माण करने के लिए। अब यह कैसे कैसे पॉसिबल होता है आगे देखेंगे। ठीक, जो फूल होता है उसके मेनली चार भाग होते हैं। पहला होता है बाह्य दलपुंज, दूसरा है दलपुंज, तीसरा है पुमंग और चौथा है जायांग। अभी हम इनको डीप में समझेंगे आगे। अब आप एक याद कर लीजिए कि फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। याद हो गया। फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। जो फूल होते हैं उनके चार भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। अब हम इनको फिगर में देखेंगे कि कौन कौन कहाँ कहाँ पे होता है। पहले आप समझिए कि ये फूल हो गया, ठीक। तो यहाँ का जो बाहर वाला आपको येलो कलर का पार्ट दिख रहा है या आपको इमेज में दिख रहा होगा, उस वो क्या है, वो है दल या फिर जिसे आप नॉर्मल भाषा में कहते हैं पंखुड़ी। ठीक, तो पहले आप जनरली क्या बोलते हैं उनको समझ लीजिए, फिर बायोलॉजी में जो भाषा है उसको समझते हैं। तो आप इसको क्या कहते हैं, इसको पंखुड़ी कहते हैं, ठीक। बायोलॉजी में उसे दल कहते हैं, ठीक। लेकिन आप बस एक पंखुड़ी को दल कहोगे ना, जैसे मान लीजिए एक पंखुड़ी है तो बस ये एक पंखुड़ी हो गया और इसे हम दल कह लिए। लेकिन जब बहुत सारी पंखुड़ियाँ हो जाती हैं, देखिए आप एक दो तीन चार हैं, अब इनको क्या कहा जाएगा। तो जब बहुत सारे दल इकट्ठा हो जाते हैं तो हम उसे कहते हैं दल पुंज। क्या कहते हैं, दल पुंज। और इसी दल पुंज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोरोला। बात समझ में आई। पहले हमने एक पंखुड़ी को दल कहा, यही दल जब बहुत सारे हो जाते हैं तो उसे हमने क्या कहा, दल पुंज। पुंज मतलब होता है समूह, पुंज में क्या होता है, समूह। तो जब बहुत सारे दल या पंखुड़ी का समूह होता है तो हम उसे दल पुंज कहते हैं और इसी को इंग्लिश में कोरोला कहते हैं। पहला पॉइंट समझ में है। अब दूसरे को देखते हैं। ठीक, पहला हमने क्लियर कर लिया। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है वृंत, यानी जिसे आप क्या कहते हो, डंठल। ठीक, जिस फूल के जिस भाग को हम पकड़ते हैं वो क्या होता है, डंठल होता है। और इसे ही इंग्लिश मतलब इसे ही बायोलॉजी में वृंत कहते हैं। ठीक, अभी आपको जो हरा कलर का दिख रहा होगा, ठीक, ये क्या है, ये होता है बाह्य दल। बाह्य दल क्यों, क्योंकि बाहर की तरफ होता है और दल मतलब क्या है, पत्र टाइप है। ठीक, किस कलर का होता है, तो ग्रीन कलर का दिखेगा। और ये आपको हर पौधे में ग्रीन कलर का ही दिखेगा, यानी हरे कलर का ही दिखता है। ठीक, अब वही सेम बात कि यहाँ पे एक दल तो होता नहीं है, बहुत सारे होते हैं। तो जब बहुत सारा दल मिल जाता है तो हम क्या कहते हैं, बाह्य दल पुंज। और इसी बाह्य दल पुंज को हम दूसरी भाषा में कैलिक्स कहते हैं। तो इतना समझ में आया। ठीक, अब हमने दो पार्ट देख लिए ना, बाह्य दलपुंज और दलपुंज। अब इनका काम क्या होता है। तो आप सोचिए कि जो ये पंखुड़ियाँ होती हैं किस काम में आती हैं। तो ये काम में आती हैं पुष्पों को आकर्षित करने के लिए। किसके लिए, जो कीड़े मकोड़े होते हैं या फिर जो इंसेक्ट होते हैं उनको क्या करने के लिए, आकर्षित करने के लिए इनका यूज किया जाता है। ठीक, और आप सोच के बताइए, क्या जो पंखुड़ियाँ या दल होती हैं क्या हमेशा एक ही कलर की होती हैं, क्या बस रेड होती हैं, क्या बस ऑरेंज होती हैं, नहीं। आपको जितने भी फूल, जितने भी प्रकार के आप फूल देखोगे तो वो क्या होते हैं, हर फूल का कलर क्या होता है, अलग अलग होता है, यानी ये बहुत सारे कलर की होती हैं। ठीक, तो हमने क्या पढ़ लिया, दलपुंज पढ़ लिया। अब बाह्य दलपुंज का कार्य क्या होता है। बाह्य दलपुंज का कार्य होता है जब फूल फूला हुआ नहीं होता है, यानी फूल जब मेच्योर नहीं हुआ रहता है तो इसे क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करके रखता है, यानी बचा के रखता है। ठीक, जैसे आपको इमेज में दिख रहा होगा कि जो गुलाब की पंखुड़ी है, मतलब जो गुलाब का फूल है, अभी वो मेच्योर नहीं हुआ है, तो बाह्य दलपुंज क्या करता है, उनको प्रोटेक्ट करके अपने अंदर बचा के रखता है। ठीक, अब ये किस कलर का होता है, तो ये आपको हर पौधे में किस कलर का दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ हरे कलर का दिखता है, यानी हरा कलर का दिखता है। ठीक, हमने दो पॉइंट क्लियर कर लिए, बाह्य दलपुंज और दलपुंज। अब पुमंग और जायांग की बारी आती है और इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। ठीक, देखिए, पू से पुमंग और पू से पुरुष, यानी जो पुमंग होता है वह किसका भाग है, पुरुष का, यानी मेल वाला पार्ट है। ठीक, और जो जायांग है यह किसका भाग है, यह भाग है फीमेल, यानी मादा पार्ट है। ठीक, तो पुमंग याद रहेगा पुरुष वाला भाग है और जायांग महिला वाला भाग है। अब हम समझते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। इसके पहले हम दो चीज़ समझेंगे कि जैसे हमने यहाँ पढ़ा ना, जैसे आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है कि दलपुंज की इकाई क्या होती है। इकाई मतलब एक, जैसे हमने पूरा समूह बोल दिया तो हमने बोल दिया इसका इकाई क्या है, तो आप बोलोगे दल बस।
ठीक, जैसे हमने पूछा दलपुंज की इकाई क्या है, क्या बताएंगे आप बताएंगे दल होता है। ठीक, सेम एज इट इज जब हम पूछेंगे बाह्य दल पुंज की इकाई क्या है, तो आप बोलेंगे बाह्य दल। ठीक, बाह्य दल पुंज की इकाई, बस वही पुंज हटा देना है तो क्या कहलाएगा बाह्य दल, और यहाँ दल पुंज हटा देंगे तो क्या हो जाएगा दल। ठीक, अब वैसे यहाँ पूछता है कि पुमंग की इकाई क्या होती है, तो पुमंग की जो प्रत्येक इकाई होती है वो पुंकेसर कहलाता है, और सेम जायांग की जो इकाई होती है उसे क्या कहते हैं अंडप। तो पुमंग की इकाई पुंकेसर कहलाया, जायांग की इकाई अंडप कहलाया, बाह्य दल पुंज की इकाई बाह्य दल कहलाया, और दलपुंज की इकाई दल कहलाया। ठीक, इतना हो गया। चलिए आइए समझते हैं पुमंग वाला भाग कौन कौन सा है। ठीक, तो ये जो पूरा पार्ट है ये क्या है, ये है पुमंग वाला पार्ट है। अब इसमें एक हमने क्या बोला कि प्रत्येक इकाई क्या होती है पुंकेसर। ठीक, तो पुंकेसर के दो भाग होते हैं, एक होता है पराग कोश, एक होता है तंतु। पहला क्या है पराग कोश है, और दूसरा क्या है तंतु होता है। ठीक, अब पराग कोश का काम क्या होता है, पराग कोश का काम होता है पराग कण को बचाकर रखना, या इसको स्टोर करके रखना। किसको करेगा स्टोर, पराग कण को। ठीक, तंतु क्या होता है, तंतु वही सेम एज इट इज डंठल की तरह होता है। ठीक, इस पराग कोश को और यहाँ से इसको जोड़ के रखता है, यानी फूल से जोड़ के रखता है। कौन रखेगा, तंतु जोड़ के रखता है। ठीक, तो याद रहेगा पुंकेसर के दो ही भाग होते हैं, एक होता है परागकोश, दूसरा होता है तंतु। परागकोश के अंदर क्या होता है पराग कण होता है। अभी हम इसको आगे और डीप में समझेंगे। अब बात आती है जायांग की, जायांग क्या होता है। ठीक, तो जो आपको ये बीच वाला पूरा भाग दिख रहा है, ये पूरा भाग ये क्या है, ये है जायांग। ठीक, अब इसको आपको याद कैसे रखना है, आपको यहाँ पे दो नाम में बहुत कन्फ्यूजन होगी। पहला है वर्तिकाग्र और दूसरा है वर्तिका। तो आगे मतलब ऊपर कौन रहेगा और नीचे कौन रहेगा, तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे लिखा है क्या है वर्तिकाग्र ना, क्या लिखा है वर्तिकाग्र। तो आग्र मतलब आगे की ओर, तो जो सबसे आगे रहेगा वो कौन रहेगा वर्तिकाग्र, और जो उसके बाद रहेगा कौन रहेगा वर्तिका रहेगा। तो वर्तिकाग्र सबसे ऊपर होता है। ठीक, अब काम क्या करता है, काम ये जनन में काम आएगा। जैसे यहाँ पे परागकण था ना, यहाँ परागकण था, मान लीजिए किसी और फूल का जो परागकण है वो किसी के माध्यम से, चाहे जंतु के माध्यम से चाहे खुद से ही चलकर कहाँ पहुँचा, वर्तिकाग्र पर पहुँचा। तो अक्सर ये काम करता है परागकण को पहुँचाने का। ठीक, तो यहाँ पे परागकण क्या होते हैं, यहाँ पर पहुँचते हैं वर्तिकाग्र पर। अब वर्तिका का काम क्या होता है, वर्तिका लंबी पतली नली होती है, और यह परागकण को बीजांड तक यानी अंडाशय तक पहुंचाने में एक नली प्रदान करती है। जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, एक नली दिख रही होगी जो वर्तिकाग्र को कहाँ से जोड़ी है, अंडाशय तक जोड़ी हुई है, और यहाँ से क्या जा रहे हैं, यहाँ से परागकण जा रहे हैं। ठीक, जो क्या है नर युग्मक है। परागकण में जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, वो नर युग्मक होते हैं। ठीक, जब हम आपसे पूछे नर युग्मक कौन है इसमें, तो आप बोलेंगे परागकण, और जब हम मादा युग्मक पूछेंगे तो आप क्या बताएंगे, तब आप बताएंगे अंडाणु। ठीक, या फिर एक। ठीक, तो ये जो नीचे गोला वाला पार्ट आपको दिख रहा है सुराही की तरह, ये अंडाशय हो गया, ऊपर वाला भाग वर्तिका, और सबसे ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र। तो वर्तिकाग्र क्या काम करेगा, परागकण को यहाँ पे रखने का काम करेगा। इसके बाद इसको नली कौन प्रदान करेगा, वर्तिका प्रदान करेगा। इसका रखे कहाँ, मतलब स्टोर कहाँ होगा जाकर, ये होगा अंडाशय में। ठीक, अब हम बात समझेंगे पुष्पासन क्या होता है। ठीक, तो आपने राजा का सिंहासन नाम सुना है, सुना होगा, सीरियल आप लोग बहुत देखते हैं। ठीक, मेरी तरह। ठीक, तो पुष्पासन क्या होता है, जैसे राजा को बैठने के लिए जिस आसन का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, राजा का सिंहासन। वैसे ही पुष्प जिस पे बैठता है उसे क्या कहते हैं, पुष्पासन। ठीक, यानी पुष्प का क्या है, आसन। जब आप इसको दो भागों में तोड़ेंगे तो आपको नाम मिलेगा पुष्प प्लस आसन। तो यानी पुष्प जिस आसन पर बैठता है उसे क्या कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं। अब आप बताइए सोच समझकर, अगर हम आपसे पूछें कि परागकण का निर्माण कहाँ से होता है, ठीक, तो आप क्या कहाँ बताएंगे कहाँ से होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो परागकण होते हैं इनका निर्माण जो होता है वो, या परागकण कह लीजिए या फिर इसे क्या कह लीजिए नर युग्मक कह लीजिए, तो इनका निर्माण कहाँ होता है, इनका निर्माण होता है परागकोश से। ठीक, अभी हम आपको फिगर में दिखा रहे हैं। ठीक, ये पूरा हो गया पुमंग का पार्ट। एक प्रत्येक इकाई क्या कहलाता है, पुंकेसर कहलाता है। पुंकेसर में दो भाग थे, एक था परागकोश और एक क्या था, तंतु था। ये क्या हो गया परागकोश, और ये क्या हो गया तंतु हो गया। ठीक,
अब इसी परागकोश के अंदर जब आपसे ऐसे कट करके देखोगे तो आपको कुछ इस प्रकार की संरचना दिखाई देगी, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे परागकण का निर्माण होता है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि परागकण का निर्माण कहाँ से होता है, तो आप नाम लेंगे परागकोश से। क्या बताएंगे, परागकोश से। सेम इसी तरह जब आपसे कोई पूछे कि जो अंडाणु का निर्माण होता है या फिर एग का निर्माण होता है वो कहाँ से होता है, तो आप बताएंगे कि अंडाशय से। ठीक ठीक, अंडाशय से बोलेंगे, लेकिन अंडाशय के किस भाग से नहीं पता, चलिए बताते हैं। देखिए, जब आप अंडाशय में देखते हैं तो जो ये देखिए, ये पूरा वर्तिकाग्र भाग होता है। ठीक, ऊपर बताया हमने वर्तिकाग्र होता है, ये वर्तिका था। ये क्या था, ये एक नली जा रही है जो कहाँ से अटैच है, ठीक, ये अटैच है बीजांड से। ठीक, अब इसमें क्या होता है, ये बाहर एक परत लगी होती है जिसे हम कहते हैं बीजांड। क्या कहते हैं, बीजांड होता है। ठीक, अब इसमें क्या होता है, इसमें ही मादा युग्मक यानी अंडाणु का निर्माण होता है। कौन सा, मादा युग्मक या फिर इसे आप कह लीजिए अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक, अंडाणु कह लीजिए, फिर एक का निर्माण होता है। ठीक, अब आपसे यहीं पे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि जो बीज बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं। तो इसी में जब इस नली के माध्यम से दो नर युग्मक आएंगे तो यहाँ पे जो अंडाणु होते हैं इनसे संलयन करके मतलब मैच करके मिलके तो यहाँ पे एक बीज का निर्माण करते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बीज का निर्माण कहाँ से होता है, ठीक, या कैसे बनता है, कहाँ बनता है, तो आप नाम लोगे बीजांड से। ठीक, क्या नाम लोगे, बीजांड से। और आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि फल का निर्माण कहाँ से होता है, ये हाईयर लेवल में पूछा जाता है, जॉब में भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, फल का निर्माण कहाँ से होता है, तो आप बताएंगे अंडाशय से। ठीक, अंडाशय जब मेच्योर होता है, बड़ा होता है, वही किस में कन्वर्ट होता है, फल में कन्वर्ट हो जाता है। इतनी बात समझ में आई आपको। ठीक, अब आगे हम समझेंगे कि एक लिंगी और उभयलिंगी क्या होते हैं। एक लिंगी क्या होता है, एक मतलब एक, लिंगी मतलब लिंग। तो जब एक पुष्प में, ठीक, यानी एक सिंगल पुष्प है यहाँ पे और एक पुष्प यहाँ पे है, और इस पुष्प में हमने बोला कि नर युग्मक पाए जा रहे हैं और इस पुष्प में बोला कि मादा युग्मक पाए जा रहे हैं। तो जब एक पुष्प में अलग अलग, ठीक, मतलब एक में नर युग्मक पाया जाए, एक में मादा युग्मक पाया जाए। ठीक, जब जंतु में या फिर नर युग्मक अलग, मादा युग्मक अलग पाया जाता है तो हम उसे एक लिंगी कहते हैं। बात समझ में आई। ठीक, अलग पुष्प में एक युग्मक और दूसरे पुष्प में अलग युग्मक। अब बात आती है उभयलिंगी क्या होता है। जैसे आपने जंतुओं में पढ़ा था ना, उभय, ठीक, क्या पढ़ा था, उभय लिंगी क्या होते हैं। ठीक, आपने पढ़ा था उभयचर क्या होते हैं। उभयचर मतलब क्या होता था कि जिसमें जो जल और स्थल दोनों पे रह सकते हैं, उसे हम उभयचर कहते थे। उभयलिंगी उसे कहते हैं जब एक ही पुष्प में नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों पाए जाते हैं, उसे हम कहते हैं उभयलिंगी। क्या कहते हैं, उभयलिंगी। यहाँ पे सही कर लीजिएगा, क्या कहते हैं, उभयलिंगी। समझ में आया। जब अलग पुष्प में अलग अलग युग्मक पाए जाते हैं उसे एक लिंगी कहते हैं। जब एक ही पुष्प में दोनों युग्मक पाए जाएं तो उसे उभयलिंगी कहते हैं। ठीक, चलिए फिर से एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक, हमने बताया था कि 4 भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पोमंग और जायांग। ठीक, जब बाह्य दल कौन होता है, ये होता है जो पूरे पौधे को, जब ये छोटा होता है फूल को, इसको स्टोर करके यानी संभाल के रखता है, प्रोटेक्ट करता है, रक्षा करता है उसकी। ठीक, जो आपको ये कलर रंगीन दिखेगा वो क्या होता है, दल होता है। बहुत सारे दल मिलते हैं, दलपुंज कहलाते हैं। ठीक, पुमंग की इकाई क्या होती है, पुंकेसर होती है। जायांग की इकाई क्या होती है, अंडक होती है। ठीक, वृंत या डंठल जिसे आप पकड़ते हो, और पुष्पासन क्या होता है, जिसपे पुष्प बैठता है। यह पूरा भाग क्या होता है, जायांग का होता है, या फिर हम इसे कहते हैं स्त्री केसर का। स्त्री केसर में 3 पार्ट होते हैं, वर्तिकाग सबसे ऊपर वाला, बीच में वर्तिका और नीचे क्या होता है, अंडाशय। अंडाशय में क्या क्या चीज़ें होती हैं, अंडाशय में आपका बीजांड होता है और उसमें क्या होता है, ओव्यूल यानी एग का निर्माण होता है। ठीक, उसका हमने पढ़ा पुंकेसर क्या होता है। पुंकेसर में 2 पार्ट होते हैं, परागकोश होता है और तंतु होता है। परागकोश से ही क्या होता है, परागकण का निर्माण होता है। यही परागकण होते हैं जो जनन की प्रक्रिया करने में मदद करते हैं। ठीक, पुष्प के सभी भागों को समझने के बाद अब हम समझेंगे परागण क्या होता है। ठीक, परागण हम उसे कहते हैं जब एक पुष्प के परागकण जब उसी जाति के अन्य पुष्प के वर्तिकाग पर पहुंचते हैं, उसे हम परागण कहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि गुलाब का फूल के ऊपर जो पुंकेसर था या परागकण था वो जाके किसी गेहूं के पुष्प पे गिर जाता है तो वहाँ निषेचन हो जाएगा। ठीक, ऐसा नहीं होता, वहाँ परागण नहीं होता है। जब एक पुष्प के परागकण जब उसी जाति के, जैसे गुलाब का फूल हो इधर तो इधर भी क्या हो, गुलाब का फूल हो, ठीक, जब उसी जाति के अन्य पुष्प के वर्तिकाग पर जाके गिरते हैं, जैसे यहाँ से
परागकण यहाँ से निकला और यहाँ वर्तिका क्या था, वर्तिकाग्र था, यहाँ पे जाके गिरता है, तो इसे हम परागण कहते हैं। यानी इस पूरी क्रिया को हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। बात समझ में आई? यहाँ से पुंकेसर से परागकण निकलेगा और दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरेगा, इसे हम कहते हैं परागण। बात समझ में आई? ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वपरागण, ठीक, पहला क्या होता है, स्वपरागण। अब स्वपरागण क्या होता है? स्वपरागण होता है, स्व मतलब क्या होता है, स्व मतलब होता है स्वतः, स्व में क्या होता है, स्वतः, और परागण तो हमने आपको बता ही दिया। अब स्वतः का मतलब क्या होता है यहाँ पे? स्वतः का मतलब होता है कि जब किसी पुष्प के पराग कोषों से निकले परागकण का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर हो। कहने का मतलब है कि जैसे समझिए ये गुलाब का फूल था, ठीक, मान लीजिए, ठीक, मान लीजिए गुलाब का फूल है तो नहीं, लेकिन मान लीजिए कुछ देर के लिए, ठीक। अब इसी का जो पराग कोष था, इसमें से निकला परागकण और इसी फूल के वर्तिकाग्र पर जाकर गिर जाए। बात समझ में आ रही है? मतलब एक ही पुष्प का जो पुंकेसर था, पुंकेसर में जो पराग कोष थे, उससे परागकण निकला और उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाके गिर जाता है, इसे हम स्वपरागण कहते हैं। ठीक, अब ये होता किस में है? तो आप एग्जाम्पल याद कर लीजिए, मटर के पेड़ में। किस में होगा? मटर के पौधे में। ठीक, अब हम दूसरा टाइप समझेंगे कि परपरागण क्या होते हैं। ठीक, पर परागण क्या होते हैं। ठीक, अब पर मतलब क्या होता है? जैसे यह जो पेन है ये किसी टेबल पर निर्भर है, तो पर मतलब दूसरे पर निर्भर होना, और जब आप किसी दूसरे पर निर्भर होते हो तो आप दूसरे पे डिपेंड हो जाते हो पूरी तरह। ठीक, कि जब वो चाहेगा तभी क्या होगा। जैसे फूलों में अगर यह फूल किसी दूसरे के द्वारा ही परागकण आके गिरेगा तब इस पर निर्भर रहेगा, तो इसमें क्या होता है, टाइम लगता है। यह जरूरी नहीं है कि आप जिस पे निर्भर हो आपका काम कर ही दे। ठीक है, तो पर परागण बहुत सारे लॉसेस भी होते हैं, यानी हानि भी होती है। अब पर परागण होता क्या है? जब किसी पुष्प के परागकण उसी प्रजाति के अन्य पुष्प जिसकी जीन संरचना भिन्न होती है, वे वर्तिकाग्र पर पहुंचकर परागित करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पर परागण कहते हैं। जैसे इसमें आप इसको अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इस परिभाषा को कि जब किसी पुष्प के परागकण उसी प्रजाति के अन्य पुष्प जिनकी जीन संरचना भिन्न होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं परपरागण। तो बात समझ में आई? जब किसी पुष्प के परागकण दूसरे जीन वाले प्रजाति पर जाकर गिरते हैं, उनके वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? परपरागण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप देख लीजिए कीटों द्वारा परागण। ठीक, अगर हम एग्जाम्पल में देखें कीटों द्वारा, ठीक, कीटों द्वारा क्या होता है? मतलब जैसे मान लीजिए भौरे हो गए या फिर तितलियाँ हो गई, उनके पैरों में चिपचिपे पदार्थ लगे होते हैं, उनके माध्यम से जो परपरागण होते हैं, तो उनमें किस में होते हैं। तो अगर हम एग्जाम्पल लें कीटों द्वारा परागण में, तो आप एग्जाम्पल लिख लीजिए अंजीर के पौधों में परपरागण की क्रिया होती है। जैसे गूलर का फूल हो गया, ठीक, गूलर तो गूलर में हो गया। इसके बाद पीपल के पेड़ में होता है। ठीक, इन सब में क्या होता है? इन सब में होता है परपरागण। तभी आपके घर में कहीं भी क्या होते हैं? पीपल के पेड़ उगाते हैं। ठीक, इसके बाद अगर हम देखेंगे वायु द्वारा, ठीक, वायु द्वारा परपरागण किस में होता है? तो वायु द्वारा होता है गेहूं में। ठीक, वायु द्वारा किस में होता है? गेहूं में। आप एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें जल द्वारा, तो किस में जल द्वारा होता है? तो आप इस नाम सुना होगा आपने, ठीक, हाइड्रिला में क्या होता है? परपरागण होता है। ठीक, इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जंतु द्वारा परपरागण आपसे पूछा भी जा सकता है। ठीक, जंतु द्वारा परपरागण किस में होता है? तो आप याद रखिए, जैसे हम पहले कुछ एग्जाम्पल बता दे रहे हैं कुछ जंतुओं द्वारा। जैसे कुछ पक्षियों के माध्यम से हो सकता है, ठीक, चमगादड़ के माध्यम से हो सकता है। इन सब के माध्यम से क्या होते हैं? परपरागण होते हैं। अब किस पौधे में होता है? तो एग्जाम्पल याद कर लीजिए, जैसे कदम्ब का फूल आपने नाम सुना होगा, उसमें ये होता है। तो बात समझ में आई? आज हमने पढ़ लिया कि पुष्प के भाग पढ़ लिया, कौन कौन काम क्या करता है, ठीक, किस रंग का होता है, किस काम में आता है, उसका हमने परागण पढ़ा, उसके प्रकार को पढ़ा।
Like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much. Keep watching.